प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियोज़ में हमने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक अरस्तू के न्याय, दास्ता और नागरिकता संबंधी जो उनके सिद्धांत थे, उन पे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। इससे चर्चा शुरू करने के साथ ही हम ये देख लेते हैं कि अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है। वर्तमान वो जो शब्दावली है जिसमें हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें हम क्रांति से तात्पर्य शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन से लेते हैं, या फिर जो अक्सर हिंसा के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनको क्रांति मानते हैं। परंतु अरस्तू के विचार थोड़े भिन्न हैं। उनके अनुसार शासन व्यवस्था में कोई बड़ा या छोटा, तीव्र या धीरे, सूक्ष्म या समन्वित परिवर्तन क्रांति है। अर्थात कि छोटे से छोटा बदलाव भी क्रांति है शासन व्यवस्था में। क्रांति का मुद्दा राजनीतिक स्थायित्व के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अरस्तु चूंकि कंजर्वेटिव थिंकर थे, परंपरावादी विचारक थे, इसलिए वे व्यवस्था और स्थायित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और अराजकता से सदैव बचने की सलाह देते हैं। इसलिए उनके चिंतन में स्थायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अरस्तु राजनीतिक स्थायित्व के पक्ष में थे, इसलिए वे क्रांति के कारणों का एक गहन विश्लेषण करते हैं। चूंकि वे स्थायित्व को मानव जीवन के जो विकास या ऐसा हम कह सकते हैं मानव जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे क्रांति के जो कारण हैं उनका व्यवस्थित और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। उन्होंने शासन की विभिन्न अवस्थाओं में क्रांति के विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन किया। वे देखते हैं कि जो शासन व्यवस्थाएं होती है भिन्न भिन्न प्रकार की, उनमें क्रांति के क्या क्या भिन्न भिन्न कारण होते हैं। वे न केवल क्रांति के कारणों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, बल्कि उन कारणों का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु पहले सर्वप्रथम तो यह दर्शाते हैं कि क्रांति क्या है, फिर क्रांति के वे कारण बताते हैं, और फिर वे अपनी सलाह देते हैं कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न शासन व्यवस्थाओं में क्रांति को होने से रोका जा सकता है। अरस्तु का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी क्रांतियों के पीछे सामान्य सा कारण असमानता का भाव है। द कॉमनेस्ट कॉज बिहाइंड ऑल रिवोल्यूशंस इज द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। अर्थात जो नागरिकों में या शासितों में जो असमानता की जो भावना है कि उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है, वह सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में एक कॉमन कारण है, सामान्य कारण है, जो सब में समान रूप से पाया जाता है क्रांति का। अरस्तु प्रमुख क्रांतियों के अध्ययन में असमानता का भाव को प्रभावी कारक मानता है। यह वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकता है। कई बार वास्तव में शासन द्वारा समानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, परंतु प्रचार या अन्य जो पूर्वाग्रह आदि अन्य कारणों से ऐसा भी मान लिया जाता है शासितों द्वारा, नागरिकों द्वारा, कि उनमें परस्पर समानतापूर्ण व्यवहार राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा, और कई बार वास्तव में राज्य द्वारा समानतापूर्ण व्यवहार भी नहीं किया जाता। तो असली चीज जो महत्वपूर्ण है वो परसेप्शन है जो शासित होते हैं उनका, कि उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है, तो क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वह शासक वर्ग को असमानता के भाव के बारे में सतर्क या सावधान करते हैं। इसलिए शासक वर्ग के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो जो राज्य के सभी वर्ग है उनमें असमानता की जो भाव है उसके उत्पन्न होने को रोके। वे सुझाते हैं कि शासक वर्ग की नीतियां कभी भी असमानता के भाव को पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। अरस्तु के जो प्रमुख सुझाव हैं इस संबंध में, कि समान के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, समाज में मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन देना,
आय व समृद्धि के असंतुलन की निगरानी रखना, व्यक्ति को राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक होना चाहिए, विदेशों का बहुत ज्यादा प्रभाव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे कारण है वो वर्तमान में भी काफी हद तक प्रासंगिक है। वर्तमान में भी किसी भी जो देश शासन व्यवस्था में जो आंदोलन होते हैं वह इन कारणों की उपस्थिति या इन कारणों का जो भाव है जन सामान्य में जब उपस्थित होता है तब हो जाते हैं। जैसे उनको लगता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है या असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया है, या समाज में या तो निम्न वर्ग का या उच्च वर्ग का अत्यधिक प्रभाव हो जाता है और मध्यम वर्ग की उपेक्षा हो जाती है, तो वो भी एक क्रांति का एक प्रमुख कारण है। और आय व समृद्धि में असंतुलन भी क्रांतियों को भड़काता है। व्यक्ति को राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर साथ ही ये भी अरस्तु बताते हैं कि विदेशों का बहुत ज्यादा प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। जैसे अभी अपने इंडिया में हम देख सकते हैं कि कई फॉरेन एनजीओज हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो भारत की जो आंतरिक राजनीति में अक्सर उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। और एक और कारण ये भी है कि मनुष्यों स्वभाव प्राकृतिक रूप से परिवर्तन को पसंद करता है, अर्थात बदलाव को हम बदलाव मानव जीवन की यूं जो मूल प्रवृत्तियों में से एक है। इसके साथ ही अरस्तु कुछ अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति की कुछ विशिष्ट कारण होते हैं जो उन शासन व्यवस्थाओं में ही पाए जाते हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं। जैसे राजशाही या राजतंत्र में जो राज परिवार होता है उसमें उसके जो सदस्य होते हैं उनमें आपस में ईर्ष्या भाव और षड्यंत्र आपसी षड्यंत्र एक सामान्य चीज है। और जो कुलीन तंत्र होते हैं उनमें अक्सर जो संपत्ति है वो कुछ ही व्यक्तियों के पास संकेंद्रित हो जाती है। और लोकतंत्र में भी अत्यधिक जब लोग भागीदारी या अत्यधिक जन सहभागिता होती है या बहुत ही ज्यादा राजनीतिकरण हो जाता है आम जन का, और जिन लोगों को सामान्यतया राजनीतिक मामलों की व्यापक समझ नहीं होती और फिर भी वे राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, तो उससे भी जो क्रांति की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, अराजकता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में अक्सर जो भाषणबाज नेता होते हैं, डेमोगॉग्स जिनको कहा जाता है, वह असंतोष भड़काने में लगे रहते हैं। आइए हम एक विचारक के रूप में अरस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इस संबंध में दो बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। दूसरा एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि संपूर्ण पश्चिमी दर्शन प्लेटो और अरस्तु के चिंतन पर पाद टिप्पणी है, अर्थात जो पूरा वेस्टर्न थॉट है वो प्लेटो और अरस्तु के जो फिलॉसफी है उसका ही फुटनोट्स है। जहां प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अरस्तु का दृष्टिकोण व्यावहारिक होने का मुख्य कारण प्लेटो के लिए प्रत्ययों के संसार वर्ल्ड ऑफ आइडियाज वास्तविक ज्ञान का स्रोत है, वही अरस्तु के लिए यही संसार ज्ञान का स्रोत है। विश्व में जो भी ज्ञान मौजूद है उसे मात्र खोजे जाने की जरूरत है। अरस्तु के लिए सांसारिक बुद्धिमत्ता अधिक महत्वपूर्ण है बजाय के प्रत्ययों के संसार से संबंधित बुद्धिमत्ता। अरस्तु के कथन के समर्थन में अन्य तर्क भी दिए जा सकते हैं। अरस्तु के पिता एक चिकित्सक थे। अरस्तु जीव विज्ञान की कार्य प्रणाली से प्रभावित थे। यह तथ्य उनके संविधान के विभाजन में मिलता है। अर्थात अरस्तु के जो परिवार में ही जो तार्किकता से संबंधित माहौल था, जो रैशनल बिहेवियर को प्रोत्साहन मिलता था, उनके पिताजी स्वयं विज्ञान से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने उनके विचार दर्शन या अपने जो
दूसरे पूर्वाग्रह उनसे कम प्रभावित है, अधिक तार्किक है, वैज्ञानिक है। अरस्तु बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों यथा संविधानवाद, कल्याणकारी राज्य, उपयोगितावाद, प्रकार्यवाद, गणतंत्रवाद के भी जनक हैं। अर्थात वे संविधानवाद को महत्वपूर्ण मानते, यानी कि जो दार्शनिक शासन के स्थान पे वे संवैधानिक शासन को, दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पे विधि के शासन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है, प्रमुख जो संस्थाएं नागरिकता, दास प्रथा आदि के संबंध में उपयोगितावादी है, प्रकार्यवादी है। वे गणतंत्र, जो उनका जो आदर्श राज्य है वो गणतंत्रात्मक प्रणाली से संबंधित है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के उपभागों, सब डिसिपल्स जैसे तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं।